हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ क्लास 10th के हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहे हैं। और यहाँ चैप्टर नंबर आपका मतलब उस हिसाब से आपका 4 है, लेकिन बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो उसी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से दुनिया प्रिंट कल्चर आने की वजह से आधुनिक दुनिया बन गई, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट हो गई और कैसे ये चीज़ें बनी। चलो हम उसी को देखते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते बिना देरी क्यों है। ये उसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है। और मतलब कि सेकंड टॉपिक वो रहेगा आपका वीडियो। और ये देखो, मुद्रण क्रांति किस प्रकार से प्रिंट में रेवोल्यूशन आया और उसका क्या असर पड़ा, कि किस प्रकार से उसने अपने इफेक्ट छोड़े और कैसे यहाँ पे प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन आएगा मुद्रण क्रांति क्या थी, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, यहाँ पे कोड कर सकते हो। छाप खाने का आविष्कार महज एक तकनीक दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। जो छाप खाना आया था, प्रिंटिंग सिस्टम आया था, पुस्तक उत्पादन के नए तरीके ने लोगों की जिंदगी बदल दी। जब पुस्तक का ज्यादातर प्रोडक्शन हुआ, लोग ज्यादातर बुक्स पढ़ने लगे, तो लोगों के जीवन में बदलाव आया। और उसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से जो संस्था और सत्ता के उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया। और धीरे धीरे लोगों का जो एक सिनेरियो था, जो उसको देखने का तरीका था, प्रिंट सिस्टम के आने की वजह से वो सारी चीजें यहाँ पे चेंज होने लगी। अब ये आया नया पाठक वर्ग, मतलब यहाँ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी और यहाँ पे न्यू रीडर आ गए। न्यू रीडर मतलब तो नए लोग थे जो पढ़ने वाले थे, तो न्यू रीडर आ गए। रीडर आ गए, रीडिंग नहीं, सॉरी, रीडर आएंगे। न्यू रीडर, तो न्यू रीडर आ गए। अब देखते हैं, हम जो बात करते हैं, अब हमें देखना है कि कौन कौन से नए रीडर थे और कैसे चीजें हुई, उनकी हम बात कर लेते हैं। छापखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हो गया, जो यहाँ पे कैसे चीजें बढ़ने लगी। और छपाई से किताबों की कीमतें गिरने लगी। जब ज्यादातर मार्केट में ज्यादा डिमांड थी तो सप्लाई भी ज्यादा होने लगी, और जब प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई होने लगेगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड, एक कल मैं उसके पहले वाले चैप्टर में समझाया भी था, तो प्राइस कम होने लगी और किताबें हर प्रति जो होती थी, उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह बहुत कम हो गया। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से, जो अभी इससे पहले आपने देखा था, जो स्क्राइब होते थे, जो कैलियोग्राफर होते थे, उसमें काफी टाइम लगता था और जो लेबर चार्ज था बहुत ज्यादा, तो किताबें महंगी थी और काफी टाइम लगता था। इस वजह से बुक्स काफी महंगी होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से जो वक्त था और जो श्रम था वो कम कम होने लगा, ये चीजें कम हो गई और बड़ी तादाद में प्रतियां जो थी छापखाना आसान हो गया। बाजार किताबों से पढ़ गए, जो मार्केट था वो पढ़ गई और पाठक वर्ग भी बेहतर होता चला गया। जो पाठक वर्ग थे, जो पढ़ने वालों की संख्या थी, वो भी दिन पे दिन बदलती चली गई। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई, और ऐसे करके इनकी जो पहचान थी, एक नया जो कल्चर था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा और नया कल्चर और डेवलप होने लगा। अब तक आम लोग मौखिक संसार, जो मौखिक जो दुनिया थी, जीते थे, वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनाते थे। जो धार्मिक किताबें थी, क्या होते थे, लोग क्या होने लगा कि जैसे कोई एक पढ़ा लिखा था और लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, पूरे जैसे एक गांव का सिस्टम, इतना सारा कोई मतलब रीडिंग का या कोई एजुकेशन का सिस्टम तो था नहीं, तो किताबें वैसे इतनी कम थी, लेकिन एक लोग जो पढ़ने वाला होता था तो उसको ऐसे करके पढ़ा करता था, और सुनने वालों की तादाद कम, मतलब बहुत ज्यादा होती थी। तो एक पढ़ने वाला जो वाचक होता था और सुनने वाले, तो लोग अब कोई बोल करके पढ़ता था, उनको लोग सुनने के लिए किताबें आने लगे कि उनका क्या लिखा हुआ है। तो वही थी, जो धार्मिक किताबों का जो वाचन होता तो सुनते थे, जिसमें गाथा गीत, कोई लोग गीत के रूप में, गाथा के रूप में उनको पढ़ करके सुनाए जाते थे। किस्से भी उनको बोल करके पढ़े जाते थे, जो किस्से थी, जो स्टोरियां थी, जो कहानियां थी। और ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था, ओरली ज्ञान अभी ट्रांसफर होने लगा। लोग बाग समूह में ही नहीं दास्तान सुनते थे या कोई आयोजन देखते थे, और अब ग्रुप में ये काम होने लगे कि लोग अब बैठ करके जो चीज होती है, लोग बाग साथ में दास्तान, कोई कहानियां होती थी, कि ग्रुप में सुनने लगे। अध्याय में देखेंगे कि तन्हाई में या खामोशी में पढ़ने की आदि नहीं थे, और लोग अकेले में ये सारी चीजें नहीं करते थे, मतलब किताबें पढ़ना, ये सुनना, कोई ड्रामा चलता था, कोई कहानी होती थी, ये सब लोग ग्रुप में करते थे। छपाई क्रांति के बाद जब ये सीधी आई, जब ये प्रिंटिंग सिस्टम आया, प्रिंट रेवोल्यूशन आया, किताबें ना केवल महंगी थी, जो बुक्स क्या थी, महंगी थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। तो एक पॉसिबिलिटी नहीं थी। किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी, अगर उनमें पहले की जनता जो श्रोता थी, उन्हें कह सकती थी कि अब पाठक जनता जो थी अस्तित्व में आ गई। जो दुनिया थी, वो कैसे कैसे धीरे 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 बढ़ने लगी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था, ये जो फैलाव जो था, इतना आसान नहीं था कि ये चीजें इतनी आसानी से फैलेंगी। लेकिन यह जो संक्रमण था वो सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, जो
जो लिटरेट लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो साक्षर लोग होते थे, वही लोग ये किताबें पढ़ सकते थे, जो लिटरेट लोग होते थे। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, यूरोप में अधिकांश देशों में 20वीं सदी में, अगर हम जो 20वीं सदी की बात करें, 20 सेंचुरी की साक्षरता की दर सीमित थी। पहले इतने ज्यादा लोग पढ़ने वालों की संख्या नहीं थी, बहुत ही कम होते थे। प्रकाशकों के लिए सवाल यह था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगा। इंपोर्टेंट ये थी कि अभी लोगों को कैसे इंटरेस्ट आया जो प्रिंटेड बुकें आ रही थी, इसके लिए उन्हें जो मुद्रित कृति थी, जो किताबें थी, पहुंच पर ध्यान रखना था, जो नहीं पढ़ पाते थे। अब उन्हें वो भी लोग चाहते थे कि जो किताबें नहीं पढ़ पाते थे, इलिटरेट थे, ज्यादातर ग्रुप सोसाइटी जो थी वो इलिटरेट थी, यहाँ तक जो समाज था वो इलिटरेट था, तो वो भी बोलकर पढ़े गए और सुनकर वो भी बोलकर के पढ़े गए को सुनकर उनका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत, अब किताबों का रूप किसने ले लिया, लोकगीतों के रूप में, और लोक कथाएं, तो ये छापना स्टार्ट कर दी। जो लोकगीत होते थे, लोक कथाएं होती थी, कर दी। और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीर और ऐसे करके यहाँ से इमेज, फोटो वाला सिस्टम आ गया, मतलब इमेज वाला प्रिंटिंग सिस्टम आ गया, सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में, शहरी या जो शराब घर होते थे, जो ग्रामीण सभाएं होती थी, यहाँ कर गाय करके सुनाया जाता था, और यहाँ पे बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में भीड़ लगती थी। ये लिखा है गाथा, गीत गाथा मतलब जिसे वर्ल्ड बोलते थे, लोकगीत के एक ऐतिहासिक आख्यान था जिसे गाया या सुनाया जाता था। शराबगान जिसे कि टेबरन बोलते थे, टबेरन बोलते थे, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने और खाने, दोस्तों से मिलने, बात विचार करने के लिए आते थे, और ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठी हो जाती थी। और एक कोई पढ़ने वाला होता था ओरली, और बहुत सारे लोग इसको सुनने वाले होते थे। उसकी जगह उनने तस्वीरों का भी इस्तेमाल करना कर दिया स्टार्ट। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, और ऐसे करके ओरली सिस्टम यहाँ पे आया, और छपी सामग्री में मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता थे जो पाठक वर्ग थे वो एक दूसरे में घुल मिल गए, और जो श्रोतक थे और पाठक वर्ग थे वो कैसे ये चीजें घुल मिल करके सामने आने लगी। ये चीज देख सकते हो। अब देखते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब बात ये थी कि जो धार्मिक डिस्प्यूट हुए थे, ये प्रिंट का डर था किसको, प्रिंट का डर क्या था, ये चीजें समझते हैं कैसे ये चीजें बड़ी, हम देखते हैं। छापे खाने के विचारों के व्यापक जो प्रचार प्रसार और बहस मुहाज के द्वार खुल गए, और ऐसे करके जब मार्केट में नई नई चीजें आने लगी, ये प्रिंटिंग सिस्टम आने लगा। अब लोग यहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि प्रिंट की दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, प्रिंट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन्हीं सारे टॉपिक पर डिस्कस होने लगा, और बहुत सारा इस पे बहस भी होने लगी। तो जो मुबाहिसे के द्वार खुले, और मतलब बहस के, तो डिस्कशन का यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट हो गई। तो जो स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। जैसे उस समय जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहे थे, कैसा सिस्टम था, उस सिस्टम के अगेंस्ट भी लोग अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। छपे हुए संदेश के जरिए भी लोग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे, या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात के जीवन के कई क्षेत्र में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित जो किताबें, प्रिंटिंग जो बुकें होती थी, उनसे खुश नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर कोई जो प्रिंटिंग किताबें है उनसे खुश था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर के डर भी था। वही बात थी। अब डर किन लोगों के होंगे, इंपोर्टेंट वही है कि डर होगा किसको, धार्मिक को। क्योंकि धार्मिक लोगों की होगा, इन लोगों ने पहले से इमेज बना दी कि भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, इस प्रकार की देवी शक्तियां हैं। अब वो चीजें उन पर डिस्कशन होने लगेगा, सोसाइटी में उन पर बहस होने लगेगी। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर आशंका थी। न जाने क्यों इसका आम लोगों के जहन में क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए, क्या वहम था, सुगमता से लेकर यह आशंका की जाने लगी कि इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। और भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और आध्यात्मिक विचारों को पनपने लगेंगे। यही होगा, लोग बागी होने लगेंगे। और यही तो किया बाद में प्रिंट कल्चर ने, कि लोग क्या होने लगे, जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट थे, जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे, उस पर कन्फ्लिक्ट होने लगा, उस पर वाद विवाद होने लगा। लोगों और चर्च के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट होने लगी, और यहाँ पे चर्च की बातों को नकारा गया, और लोगों ने अपने तर्क और लॉजिक की बात, यहाँ पे एक लॉजिक आने लगा। ऐसा हुआ तो मूलवान जो साहित्य है उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं, जो धर्मगुरु हैं, सम्राट हैं, कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता नव मुद्रित और नव प्रसार साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बने। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म से में इसका क्या असर हुआ, और देखते हैं कि जो धर्म का क्षेत्र था, धर्म की दुनिया थी, उस पर कैसे इफेक्ट किया। अब हम उसी की बात करते हैं। एक यहाँ पे नाम आता है, बहुत फेमस राइटर है, यहाँ इमेज ये बताएगी, इसकी मैं अभी बात कर लूंगा आपके साथ। एक बहुत बड़े धार्मिक सुधारक रहे हैं और एक सोशल वर्कर भी रहे, जिनका नाम है मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर ये रोमन कैथोलिक चर्च जो थी उस समय, चर्च के जैसे
दो वो रहते हैं, एक रोमन, एक रहती है कैथोलिक और एक रहती है प्रोटेस्टेंट। ये विचारधारा जैसे कि इस्लाम में है सुन्नी और शिया, उसी प्रकार बौद्ध में है आप हीनयान और महायान, उसी प्रकार से जैन में है मतलब श्वेतांबर और दिगंबर, उसी प्रकार से इसमें भी। तो जो कैथोलिक चर्च मतलब हो गई पुराने रीति रिवाज। कैथोलिक चर्च मतलब क्या हो गया कि जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुराना जो चला आ रहा था, पुराने रीति रिवाज के कोई चीज ना बदली जाए, जो हो रहा है वो सही है, जो बदला होगा वो चर्च करेगी। तो हुआ क्या, जो कुरीतियां थी, जो इस चीजें थी, जो इस चीजें होती थी, वो क्या कहा, देखो कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। क्या हुआ, इनने जो रोमन चर्च थी उनकी बुराइयां लिखी, उन कुरीतियां जो उनके ये चीजें थी उनको क्रिटिसाइज किया, और ऐसे करके 95 स्थापना लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। मतलब जो वहाँ का चर्च था उसकी एक स्पेशल जो कृति थी, मतलब जो ये बुक जब प्रिंट होकर के आई, 95 स्थापना जो नाम था, और ऐसे करके उस पर टांगी गई। और इसमें लूथर ने चर्च को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने का मतलब था, कह दिया आइए और आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। क्या लिखा है, शास्त्रार्थ कीजिए, हमसे चुनौती दे दी। जल्दी लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च ने विभाजन हो गया, और चर्च क्या हो गया, विभाजन हो गया। और प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार थे, यहाँ पे एक नया ग्रुप निकल आया। क्या आया कि जो अभी धर्म में कैथोलिक जो सिस्टम जो चल रहा था अभी तक पुराना सिस्टम, अब सब लोग क्या चाहते थे, इसमें लॉजिक चाहते थे। लॉजिक मतलब कि साइंस के साथ डेवलप चाहते थे। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई, और यहाँ से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्ते में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे ने अनुवाद की 5000, ये देखो इस कदर से इसका इफेक्ट हुआ कि इसकी 5000 कॉपियां उस टाइम पर 5000 कॉपी बिक चुकी थी। और 3 महीने के अंदर, 3 महीने नहीं हुए, 3 महीने के अंदर इसका दूसरा संस्करण मतलब सेकंड एडिशन भी निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, और लूथर ने एक तहे दिल से शुक्रिया कहा मुद्रण जो है, और बोला कि जो प्रिंटिंग है वो ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है। क्या कहा, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, उपहार है, गिफ्ट है। अगर ये ना होता तो शायद इन सारी चीजों को हम ना कभी कर पाते। सबसे बड़ा तोहफा है, क्या बोला, ये लिखा भी है कि सबसे बड़ा हमारे सामने क्या है, ये तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल था, छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के विचारों में प्रसार मदद की। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से नया बौद्धिक माहौल बना दिया, और इसमें धर्म सुधार जो ये चीजें हो रही थी उसमें मूवमेंट के नए विचारों को प्रसार में मदद मिली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक इमेज है और इसमें बताया गया, ये पढ़ लेना आप, बेसिक चीजें हैं। कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए, कि प्रिंट को किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए एक देवी के रूप में यहाँ दिखाया गया। क्या बताया गया, छपे कई चित्रों में एक है, देखे छापखाने को लेकर एक देवी स्वर्ग से उतरती नजर आ रही है। इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी बनी है, मरकरी दूत देव विवेक का भी प्रतीक है। तस्वीर के आगे के हिस्से में एक अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां, औरतें हैं, बीच में बाएं घेर के अंदर गुटेनबर्ग की तस्वीर है। वाह वाह, क्या ये सारी चीजें किस प्रकार से बनी, और ऐसे करके बीच के घेरे में ये देखो, ये जो बीच का घेरा है इसमें गुटेनबर्ग की तस्वीर भी बनी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं तो देख लेना। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं यहाँ पे नया शब्द ये आया, प्रोटेस्टेंट सुधार। अभी मैंने वही बताया, क्या 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन था। मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, और इस आंदोलन में कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकाली। ऐसे करके अब आता है मुद्रण और प्रतिरोध, किस प्रकार से प्रिंट सिस्टम के उनका पर ये सारी चीजें होंगी वो हम देखेंगे। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग थे धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी के इटली के एक किसान, एक नाम आता है इटली के, जो 16वीं सदी की स्टोरी है, एक किसान जो थे जिसका नाम था मोनोकियो। क्या नाम था, मोनोकियो। तो एक स्टोरी बताई गई है, क्या नाम है, किसान नाम है मोनोकियो। मोनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू किए। क्या किए, नए अर्थ लगाने शुरू किए। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए जो रोमन कैथोलिक चर्च उसे क्रुद्ध हो गया। जो एक मोनोकियो नाम का एक किसान था, उसने किताबों को जब पढ़ना शुरू किया तो इस किसान ने पढ़ा, और जब इन चीजों को पढ़ने के बाद आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाए। बाइबल में नए नए उसने मीनिंग बताना स्टार्ट कर दिए, और उसका नया मीनिंग, नया सेंस बताना स्टार्ट कर दिया। और बताने के बाद हुआ क्या, अर्थ निकालने स्टार्ट कर दी। ईश्वर सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बताए कि कैथोलिक जो चर्च था वो क्या हो गया, उससे क्रुद्ध हो गया, नाराज। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए अब उसने क्या कह दिया, ये सारे विचार कैसे हैं, धर्म विरोधी विचार हैं, के लिए रोमन चर्च ने
इंक्यूजिशन का मतलब है जो धर्म विरोधी होते हैं, धर्म विरोधियों को दुरुस्त करने वाली एक संस्था शुरू कर दी, जो मोनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा भी दे दी। और धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए गए जा रहे सवालों को परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को कई तरह की पाबंदियां लगाई। 1558 में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे और ये भी रखने लगे कि जो किताबें रोक लगाई गई हैं, जो चीजों पर बैन किया गया वो। अब देखो, इंक्विजिशन यानी कि धर्म जो अदालतें होती थी, ये अदालत थी जो ऐसे लोग थे जो विधर्मी, जो चर्च के अगेंस्ट बोलते थे या इन चीजों के ईश्वर के अस्तित्व की बात करते थे, तो विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था थी। धर्म विरोधी इंसान और विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत थे। अब देखो, इस समय ये तो हमेशा से होता रहा है कि धर्म का जो कॉन्सेप्ट रहा है ना, अगर किसी ने लॉजिक बात कर दी कि भगवान है या नहीं है, मंदिर जो बनाए जा रहे हैं या मस्जिद जो बनाई जा रही है, चर्च बनाया जा रहा है, या कोई भी चीज जैसे गुरुद्वारे, कुछ भी ऐसा बोलो कि जो रिलीजियस प्लेस है उस पर कैसे लोगों के द्वारा लूटने का काम, ये सारी चीजें की जाती है कि मोटा मोटा चंदा लेकर के सारी चीजें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न करता है, कहते हैं आप धर्म विरोधी हो, बहुत बड़ा क्या है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, और उनके लिए क्या प्रोविजन कर दिए, उनको ये सारी चीजें धर्म विरोधी थे। ऐसे इंसान विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो, मध्यकाल में चर्च धर्मियों या धर्म विरोध के सख्त था। उसे लगता था कि लोग की आस्था उनके विश्वासों पर सिर्फ उनका अधिकार है, उसकी बात ही अंतिम है। और कहते थे जो चर्च कहती है, जो चर्च बता रही है, और उसका ही एक कहना जो है वो वही सही है, बाकी और लोग जो इन पे सवाल उठा रहे हैं वो कोई भी सही नहीं है। इनके ऐसी मानता थी। ठीक है, तो कैसे करके यहाँ कुछ शब्द देखे और आपने चीजों को समझा और उनको आपने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। अब हम कुछ और पॉइंट की बात करते हैं कि एक तो धर्म विरोधी था और एक था इंक्यूजिशन, जो धर्म अदालत थी बोलते थे उसको। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं द मैकवर डांस, द विवश नाच। एक बताया गया है किस प्रकार से, इसमें लिखा है इस 16वीं सदी की तस्वीर छपाई के खौफ किस नाटकीय से पेश किया जा रहा है, और यह देखा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प वुडकट तख्ती छाप से तस्वीर में मुद्रा आगमन की दुनिया, ये देख लेना पढ़ लेना बेसिक है। किताब का डर कैसे था, लॉतिन के विद्वान थे कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसे कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की और लूथर से भी एक दूसरी दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित थे और उसने किताब भिनभिनाती मक्खियों की तरह, उनने कहा जो बुक्स है, एक उनने लेख लिखा था, क्या लिखा, किताब जो है वो भिनभिनाती मक्खियों की तरह है और दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा ये उस मक्खियों की तरह है कि कोई भी वर्ल्ड की जो दुनिया है, विश्व की जो दुनिया है, कोई ऐसा कोना नहीं जो नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि जहां तहां एक आध जाने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लेकर हानिकारक ही है, बेकार ढेर है। क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही होती है, जितनी ज्यादा अच्छी चीजें होती है वो हानिकारक होती है। क्या होती है, हानिकारक होती है। इनसे बचना चाहिए और दुनिया को सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीजों से नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ और सनसनी खेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूलवान साहित्य का मूल ही नहीं रह जाता। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं तो पढ़ लेना, ये बेसिक, इसमें नहीं पढ़ना है कुछ। अब आता है पढ़ने का जुनून, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पढ़ने के लोग, यहाँ पे जो रीडिंग मैनिया का कॉन्सेप्ट आया, मैनिया मतलब होता है जुनून, ये पढ़ने का पूरा एनवायरमेंट, कि अभी पूरा एनवायरमेंट ऐसा बन गया था कि हर कोई पढ़ना चाहता था, हर कोई ये चीजें देखना चाहता था। तो वही चीजें हम देखेंगे कि किस प्रकार से दुनिया के लोग पढ़ने की यहाँ पे शौकीन होती चली गई। ठीक है, अब हम देखेंगे पढ़ने का जुनून कैसे हुआ। ये देखो, इसका सेक्शन नंबर 4 है। 16वीं सदी में आते आते 18वीं सदी के दौरान ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ने लगी, जो लिटरेसी जो रेट था वो बढ़ने लगा। अलग अलग जो संप्रदाय के लोग थे, चर्चों में, गांव में स्कूल स्थापित किए गए। तो चर्चों ने, जो चर्चें थी, उनने गांव में स्कूल बनवाए अलग अलग। किसान कारीगरों को ये होने लगा, जो किसान थे, कारीगर थे, वो भी शिक्षित करने लगे, वो भी पढ़ने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में कुछ हिस्सों में साक्षरता की जो दर 60 से कितनी बढ़ गई, 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जो जैसे जुनून पैदा हो गया, लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो पीरियड था वो टाइम ही अलग आया और यहाँ पढ़ने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती। संप्रदाय मतलब होते हैं ग्रुप, जैसे कि बताया, जैसे मैंने अभी बता भी चुका कि मुस्लिम में शिया सुन्नी है और बौद्ध में हीनयान महायान है, उसी प्रकार क्रिश्चियन में मतलब कि एक आपका कैथोलिक हो जाएगा और एक प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। किसी धर्म के उपसमूह होते हैं। पंचांग क्या होता है,
पंचांग चांद सूरज की गति को, ज्वार भाटा समय, इन सारी चीजों को दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारी बाद से प्रकाशन होता है। चैप बुक क्या है? चैप बुक आगे मिलने वाला है। एक पॉकेट बुक होती है, जैसे हम पॉकेट डिक्शनरी बोलते हैं, छोटी छोटी किताबें, इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी होती है बहुत ज्यादा। तो आकार की किताबें होती हैं, इसलिए इनको एक शब्द आया, इनके यूज में किया जाने वाला एक वर्ड है चैप बुक। इन्हें आमतौर पर फेरी वाला भी बेचते थे और 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय धीरे धीरे हुआ क्या कि नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए, जो नए पाठक थे, जो न्यू रीडर से आए थे, उनका रुचि का ध्यान रखते हुए जो किस्में थी वो साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेता ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों का काम लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथा, पंचांग के अलावा लोक गाथा और लोक गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री में आम पाठकों के पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेक बुक, मतलब जो पॉकेट बुक होती थी, जिन्हें पॉकेट बुक बोलते थे, पॉकेट बुक और एक पेशिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता है। एक पैसा मतलब जैसे हमारे यहाँ एक पैसे में एक बुक मिलती, किताबें इतनी सस्ती हो गई, बुक इतनी ज्यादा चीप हो गई कि एक पैसे में एक बुक मिलने लगी। उसी प्रकार यहाँ एक पेशिया बोला है, एक पैसिया मतलब एक चैप बुक आती थी और इनको बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि चैपमैन कहाँ है, तो ये मतलब बोर्ड एग्जाम में आती रहती, तो ये देख लेना ये बेसिक चीजें हैं क्या क्या है। पढ़ने वालों की संख्या देखो किस प्रकार से दिन पे दिन बढ़ रही थी। इन किताबों को अगर बात करें हम, देखो इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे, जो गरीब लोग थे पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक और विलियो का चलन था। बिब्लियोथिक मतलब एक किताब है, वही सस्ते कागज पर छपी होती थी, जिस प्रकार से वहाँ चैप बुक होती थी, वो ब्रिटेन में चल रहा था कॉन्सेप्ट, और एक कहाँ पे चल रहा था आपका फ्रांस में, ये फ्रांस में चल रहा था बिब्लियोथिक। बिब्लियोथिक होती थी और ये नीली जिल्द, मतलब ऊपर इसके जो कवर लगाता था वो नीला ब्लू कलर का होता था, और बदी और छोटी किताबें होती थी, एक पॉकेट बुक्स होती थी हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां, मतलब लव स्टोरियां भी आने लगी, तो लव स्टोरियां भी प्रिंट होने लगी, और अतीत की थोड़ी कथाएं भी होती, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी तक आते आते आरंभ से पत्रिकाओं का भी प्रकाशन, यहाँ पे मैगजीन आने लगी जिनसे समसामयिक घटना, अब क्या करंट अफेयर आने लगा, सीधी बात है। यहाँ पे करंट अफेयर की बात होने लगी 18वीं सेंचुरी के बाद कि न्यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूज पेपर आएंगे, मैगजीन आएंगे, यहीं पे ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो जो समसामयिक घटनाएं होती थी, जो डेली रूटीन की खबरें होती थी, खबर को साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध जो हो रहा है, व्यापार से जुड़ी खबरें थी, अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। ये सारी चीजें यहाँ पे आने लगी। देख सकते हैं आप यहाँ कैसे कैसे ये चीजें चेंज हो रही थी। जो 18वीं सेंचुरी आया कि मैगजीन कैसे आई, और जिनमें आते थे जो चीजें थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चलेंगी। करंट अफेयर भी साथ साथ मनोरंजन में जो परोसा जाने लगा, जो सामान था, अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जो जानकारी थी, वो भी धीरे धीरे कैसे बढ़ती चलेगी। तो ये आप आइडिया ले सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ और की। उसी तरह वैज्ञानिक जो होते थे, फिलोसफर जो होते थे, दार्शनिक आम जनता की पहुंच से बाहर थे। प्राचीन और मध्यकालीन जो ग्रंथ होते थे संकलित किए गए, और नक्शों के साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। यहाँ अब देखो, यहाँ पे नक्शे भी आने लगे, मैपिंग भी आने लगे, और जो वैज्ञानिक जो खाके रहते थे, जो चीजें जो रहती थी, खाके मतलब जो वो लोग डिस्कवर जो कर रहे थे, डिस्कवरीज जो थी उनकी, वो भी यहाँ चीजें प्रिंट होने लगे। जब हम आइजैक न्यूटन की बात करें, जैसे वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किए वो भी प्रकाशित होने स्टार्ट हो गए, उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग बन गया, और यह हुआ का एक पढ़ने वालों की संख्या भी थी, जिसमें टॉमस पेन थे, वॉल्टेयर थे, जिया जॉक थे, जिया जॉक रूसो हो गया, जीन जॉक रूसो बोलते हैं इनको, जिया जॉक रूसो भारी मात्रा में छपने और पढ़ने लगे। जाहिर है कि विज्ञान और तर्क और विवेकवाद, मतलब फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस, उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। अब देखो यहाँ पे जो पढ़ने वाले की संख्या थी कि अभी देखो स्टोरियां कैसे आ रही, धार्मिक आई, रिलीजियस आई, उसके बाद पढ़ने वालों को स्टोरियों को हमने देखा कि किस प्रकार से नॉलेजेबल थी। फिर यहाँ पे लव स्टोरियां भी होने लगी, लव स्टोरियां के साथ ऑटोबायोग्राफी भी लोग लिखने लगे, ऑटोबायोग्राफी के साथ अब यहाँ करंट अफेयर भी आने लगा। अब यहाँ पे साइंस की दुनिया की, साइंस मतलब साइंस के सेक्टर में क्या चल रहा था और फिलोसफर क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें होने लगी। अब आता है दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम, या अगला वाला है कि दुनिया के जालिम है अब हिलोगे तुम। ये एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, अब कैसे हिलेंगे वो चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेना कि क्या था। ये बेसिक चीज है कि यहाँ पे लिखा है कि 1791 में लंदन के एक प्रकाशन में जेम्स लॉक ने अपनी डायरी में लिखा, डायरी में क्या लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री पर आमतौर पर बेहताशा वृद्धि हुई। किताबें इतनी ज्यादा बिकने लगी कि गरीब किस्म के किसान, गांव के लोग भी पहले अपनी डायन या जोगिन या भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बिताते थे, अब वो अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी
और अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जोड़े की रातों को छोटी करने लगे। क्या वही बात हो गई, पहले वो एक कहानी सुनते थे भूत प्रेतों की, ये सारी चीजें, अब क्या रूमानी नाटक, रूमानी किस्से सुनने लगे। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरिग्रिन पिकलर्स एडवेंचर लेकर के आए। अब डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह हिस्ट्री ऑफ जोसेफ और एंड्रयूस लेकर के वापस लौटे। मतलब वही बात है, अगर कोई बच्चे मार्केट जा रहे हैं तो किस प्रकार से कहा कि इनकी जो किताबें, जो फेमस बुक्स थी जिसमें मतलब कि रूमानी होती थी, जो मतलब किस्से होते थे, ये सारी स्टोरियां होती थी, उनसे कहा गया कि कुछ ना कुछ वो वहां से खरीद करके लाए। हुआ क्या कि 18वीं सेंचुरी तक आते आते आम विश्वास यह बन चुका था कि किताबें जो थी के जरिए जो प्रगति हुई, ज्ञानोदय होता था। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। सच बात है, बिल्कुल बदल सकती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। किताबें दुनिया बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। हुआ भी, दुनिया बदली भी है। किताबें दुनिया बदल सकती है भी, निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से जो ये सिस्टम चल रहा था उससे भी निजात दिला सकती है। ठीक है, समाज की जो मुक्ति दिलाकर, और समाज को क्या मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए जब विवेक और बुद्धि का राज होगा तो 18वीं सदी में जो फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टिये आए, लुई सेबेस्टिये मर्सिये, लुई सेबेस्टिये मर्सिये की घोषणा की छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। क्या कहा, जो छापखाना है, जो प्रिंटिंग है, वो प्रगति का क्या है, सबसे बड़ा वेपन्स है। क्या है, सबसे बड़ा क्या है, वेपन्स है, सबसे बड़ा हथियार है। और इससे बनी रही जनमत की आंधी को निरंकुशवाद उड़ जाएगा। और अगर ये बना रहा तो इससे क्या होगा, जो निरंकुशवाद का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति का शासन हो और वो अपनी मनमानी करे, कानून भी वही बनाए, कानून भी वही लागू करे, और उसको कानून को लागू करने के साथ साथ उसकी जांच करने का काम जब मन आया, जब कानून को बदल दे। एक ऐसा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम की बात की गई। यहाँ पे मर्सिये है। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबों को पढ़ने बदल जाते थे, किताबें पढ़ने से बदल जाते थे, किताबें घोंटते थे और किताबों की दुनिया में जीते हैं। इस क्रम में क्या ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। ज्ञानोदय को लाने का निरंकुशवाद के आधार पर नष्ट करने में छापखाने की भूमिका ने बार बार अस्वस्थ मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासक, जो निरंकुशवादी शासक हैं, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम जोर के आगे तुम हिल उठोगे। उन्होंने कहा, एक निरंकुशवादी शासक, कि अब तुम्हारा हिलने का समय आ गया है, कि जो तुम मनमानी की है, अब उन राजाओं की या जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी लोग थे, उनकी कमियों को बताया गया। जब लोगों ने, जो रीडर वर्ग था जिसमें किसान थे और जो कॉमन पीपल होते थे या जो डे बाई डे काम करते थे, लेबर वर्ग थी, उनने जब इन चीज़ों को पढ़ा, वो साथ एक साथ होकर, फिर वही सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हुई। और इसने प्रिंट की दुनिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, वही बात आ गई कि मुद्रण संस्कृति ने कैसे फ्रेंच का रेवोल्यूशन किया। वही बात मैं कहता था कि बड़ा इसको पढ़ने के बाद जब लोग हैं, बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति से फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में से ऐसे संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देने लायक है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ और उनके लेखन से कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास, परंपरा था, सुपरस्टिशन था, निरंकुशवाद था, की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह, जो रीति रिवाज थे उनकी जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज को तर्क, विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च के धार्मिक जो लोग थे, राज्य की निरंकुश सत्ता जो थी पर प्रहार करके परंपरा को आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो, तो यहाँ पे कुछ नाम है, ये बड़े बड़े फिलोसफर हैं। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। जब ये फिलोसफर लोग आने लगे तो ये दुनिया का नजरिया देखने का तरीका था वो बदल गया। अब ये आगे देखो, निरंकुशवाद का यहाँ मीनिंग लिख करके आया है, मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, देख लो। देखो, निरंकुश का मतलब एक ऐसा राज, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी एक व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और वह ना कानून का पाबंदी लगी हो, ना ही संवैधानिक। वही मैंने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कानून खुद बनाए, कानून खुद लागू करे और क्या करे, उसकी खुद जांच जब मन बोले, जब कानून बदल दे तो उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम ना करे, बस वो अपना मनमानी का काम करे, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं निरंकुश। सेकंड पॉइंट आएगा छपाई से। अब यहाँ सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है ये समझो। सेकंड पॉइंट में जब छपाई, जब प्रिंटिंग सिस्टम आया, वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया
और सारे पुराने मूल्य और व्यवस्थाएं कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबहस हुआ और उनका पुनर्मूल्यांकन सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रोत्साहित करने का मोल समझ चुकी थी और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया, जो सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति से नए विचार का सूत्रपात हुआ। तीसरा देखो कि किस प्रकार से, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें यहाँ आई। तीसरा पॉइंट, 1780 के दशक में राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य को ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामयिक व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए। कार्टूनों और कैरिकेचर, जो कार्टून थे और कैरिकेचर्स थे, यह भाव उभरता था कि जनता को मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई। और जो वही बातें होने लगी ना कि किस प्रकार से फ्रेंच के रेवोल्यूशन में जो राजा था वो कैसे भोग विलास की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। उसको ये भी पता नहीं था कि जनता के पास एक रोटी का टुकड़ा नहीं है, खाने को रोटियां नहीं है, किस प्रकार से उनकी हालत खराब थी। ये किसी चीज को राजा से मतलब नहीं था। ये वही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। भूमिगत घूमने वाले को साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया और धीरे धीरे जो लोग गांव गांव जाकर के बुकें बेच रहे थे, लोगों ने जब इन किताबों को पढ़ा तो कैसे वो लोग राजा के अगेंस्ट खड़े हो गए। हम इन तर्कों को कैसे समझे, इनमें से कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में क्या की, मदद की। लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे, हर तरह का। एक तरफ वो रूसो को, वॉल्टेयर को पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चर्च और राज्य के प्रोपोगेंडा को प्रचार भी हो रहा था। एक तरफ वो रूसो और वॉल्टेयर जैसे बड़े बड़े फिलोसफरों को पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राज्य और चर्च का क्या प्रोपोगेंडा है। वे हर पढ़ी और देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ विचारों को स्वीकारते थे, वे कुछ को नकारते थे और फिर चीजों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इससे अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोली हो। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, ये आपका अगला आ जाएगा 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ। ये हल्का चित्र बना है। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीनबर्ग और आम जन 18वीं सदी के अंत तक एक कार्टून ये पूरा बनाया गया है और इसमें कैसे एक व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान और कारीगर मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, कि ऊपर से देखो कि किस तरह प्रकार से ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने पे हैं और इनका लाइफ देखो कि किस प्रकार से ये अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या इनकी कंडीशन है, हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग और दोहन करता था। इस तरह के कार्टून के चलन की क्रांति के पहले लोगों के दिल और दिमाग पर कितना गहरा असर डाला, तो ये आप समझ सकते हो। ये बेसिक चीज थी। ये हमने आपके साथ इसके 2 सेक्शन कंप्लीट किए और इसके और भी सेक्शन है, टोटल इसके 9 सेक्शन है। और भी इसके देखते हैं कितने पार्ट आएंगे, 3 या 4 पार्ट तो अभी मिनिमम रहने वाले हैं, टोटल 5 या 6 पार्ट तो आने वाले हैं। आपके साथ ये सेकंड पार्ट मैंने कवर किया, तो इसके और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सेक्शन के साथ मिलते हैं। ये आपने पूरी प्रिंट की दुनिया समझो, प्रिंट की दुनिया ने किस प्रकार फ्रेंच के रेवोल्यूशन को इतना बड़ा रेवोल्यूशन बना दिया कि राजा और जो वहाँ का किंग था, जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग थे, उनकी कमियों को डिस्क्राइब किया और किस प्रकार से जनता को, जो एक नॉर्मल जो साधारण सी जनता थी, जो कभी राजा के अगेंस्ट खड़े होने तक का भी मतलब वो नहीं कह सकती थी, कि उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी कि राजा के सामने कभी खड़ी हो सकती थी। उनके अंदर इतनी प्रिंट की दुनिया ने इस कदर से ताकत दी कि वो राजा के सामने हथियार लेकर के अटैक करने पे तैयार हो गई। वो एक टाइम बाद राजा को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब क्लास 9 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सारी स्टोरी देके रखे हैं। तो ये हमने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। चैप्टर यही रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।